Hello students, I am Ashish Singh and I welcome all of you to your favorite channel Super Chem Point. I hope आप केमिस्ट्री सीख रहे हो, सिखा रहे हो और अपना कैरियर बना रहे हो। आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केपी और केसी में रिलेशनशिप, उसको सीखेंगे। आइए सीखते हैं कि किसी होमोजेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे हम कैसे केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। देखो बेटा, यहाँ सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। देखिए, केपी एंड केसी यहाँ पे जो आपके लिखे हुए हैं, केपी का मतलब होता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर के टर्म पे लिखा हुआ है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इनके बीच हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप। देखिए, हम यहाँ पे कोई भी होमोजेनियस रिएक्शन ले सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिया M1A प्लस M2B इक्विलिब्रियम साइन, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में आप देखो तो यहाँ पे ये साइन होता है डबल हेडेड एरो, क्योंकि इसमें क्या होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर M1A प्लस M2B और यहाँ पर ले लिया N1C और प्लस N2D। देखिए, जो सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट मतलब जो आप नंबर ऑफ मोल लिखते हो किसी बैलेंस रिएक्शंस में, हमने उसको यहाँ पर M1 M2 N1 N2 से दिखाया है। और A और B क्या है बेटा, ये रिएक्टेंट है, और जब रिएक्शन करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो ये C और D है। और जब यही रिएक्शन बैकवर्ड साइड में शिफ्ट होगा तब यहाँ पर ये C और D क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट बन जाएंगे, और A और B क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो रिएक्शन दोनों तरफ होंगे, तो उसी दौरान ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि आगे जाने वाला रेट और पीछे जाने वाला रेट दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि रिएक्शन अब हमारा किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इनके बीच के अगर इस रिएक्शन के लिए अगर हम केसी लिखना चाहें, केसी तो क्या लिखेंगे आप सभी जानते हो, अगर नहीं भी जानते तो घबराइए नहीं, मैं आगे सारे डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखिए, यहाँ पे ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। ठीक है, कब, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जब रिएक्शन आगे जा रहा है तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन जब यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कि पीछे की ओर जब ये शिफ्ट होगा तब ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसी रिएक्शन के आगे पीछे जाते रहने से, ठीक है, उनके जो रेट होते हैं, यानी कि आगे गया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, पीछे आया तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हो जाते हैं तभी हम कहते हैं कि वहाँ क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। और इन्हीं के जो रिलेशनशिप होते हैं, अगर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है तो केसी में, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है तो केपी में। ठीक है, तो अगर हम इसका केसी लिखें तो बहुत सिंपल तरीका है, जो आपको राइट हैंड साइड दिख रहा हो, उसको ऊपर लिख दीजिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर N1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर N2। ठीक, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है उनको आप नीचे लिख दीजिए आपके कंसंट्रेशन के टर्म में, क्योंकि आपका क्या लिखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, और इसी को बेटा क्या कहते हो आप, एक्टिव मास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्टिव मास। तो ये कंसंट्रेशन का टर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर A के लिए क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर M1, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर M2। ठीक है, तो इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। तो केसी इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में आप उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रख देंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, उनका कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से केसी लिख लिया। अब इसका अगर केपी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बेटा, केपी तो करना क्या है, देखो
PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। हम यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ भी पहले आप समझिए KP और KC कैसे लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू N/V/RT लिखते हैं, और N/V को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो T क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि जो हमारा रिएक्शंस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अगर टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो KP और KC क्या होंगे, चेंज होंगे, इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो ये भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, C होता है। यानी कि प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जहाँ C के टर्म पर लिखा नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म पर लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रेकेट के टर्म में लिखा हुआ है, तो स्क्वायर ब्रेकेट की जगह पर हम यहाँ पर एज अ P यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, P यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज़ टू पावर N1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज़ टू पावर N2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज़ टू पावर M1 and partial pressure of B raised to power M2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा, सेकेंड। तो इस तरीके से इस होमोजीनियस रिएक्शन के लिए, इस होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए ये हो गया KC और ये हो गया KP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा आपको पता है, अभी मैंने यहाँ बताया, ये वाला पोर्शन मैंने अभी बताया आपका। ठीक है, तो क्या होता है, सिंस एक आइडियल गैस, मान लो ये सभी जो हैं ये गैस फॉर्म में है, मैंने पहले ही बताया कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, और सभी किस फॉर्म में है बेटा, गैस फॉर्म में है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। देखो गैसेस फॉर्म में ही आपका ये एक्टिव मास वगैरह अप्लाई होते हैं। किसी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए ये एक्टिव मास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे मान लो ये मैंने एक रिएक्शन लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये है सॉलिड फॉर्म में, इसको हमने हीट किया किसी क्लोज्ड बंद वेसल्स में, तो ये क्या फॉर्म करेगा, CO2, और क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये है गैस में और ये है किस में बेटा, सॉलिड में। तो ये सॉलिड के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट जो आप लिखते हो, या इसे मोलर कंसंट्रेशन या क्या कहते हैं, एक्टिव मास कहते हैं। चलो एक्टिव मास ही लिख दे रहा हूँ, एक्टिव मास ये क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट होगा किसके लिए, सॉलिड के लिए। तो इस केवल गैस पर अप्लाई होता है। रीज़न क्या है, कारण क्या है कि किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में जो हम KC और KP लिखते हैं, ठीक है, उनके लिए प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि उनके जो डेंसिटी होते हैं, उनका जो मास होता है थ्रू आउट पूरे रिएक्शन के दौरान क्या होता है, चेंज नहीं होता। लेकिन गैसेस में क्या होते हैं, इनके नंबर ऑफ मोल कंज्यूम होते हैं रिएक्शन के दौरान। ठीक है, उनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो चेंज होते हैं। इसीलिए हम इनके लिए, चूँकि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इसीलिए गैसेस के लेके चलेंगे। इनका कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी मज़ेदार तरीके से हम लोग जो है आगे अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर ये सभी आइडियल गैस मान लो, सभी क्या मान लें बेटा, ये सभी क्या हैं, आइडियल गैस हैं। तो हमारा गैस इक्वेशन क्या होता है आइडियल गैस के लिए, PV इक्वल टू होता है nRT। तो इसी को आप लिख सकते हो N/V/RT। तो N/V क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम इन लीटर। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू CRT। और कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये इसका किसी गैस का ये पार्शियल प्रेशर हो जाए तो उसका कॉन्सेंट्रेशन उसके क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया। अब देखो यहाँ पे क्या करो, अगर यहाँ पे गैस A ले लीजिए, इसको तो मैं मिटा दूँ, इससे कोई मतलब नहीं। देखिए अगर यहाँ पर मैंने गैस A लिया, तो गैस A के लिए पार्शियल प्रेशर अगर A लिखा PA, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखोगे, चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये किसी गैस के लिए पार्शियल प्रेशर है तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उस गैस के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ए के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, पी ए यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी, यानी स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए किया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी। अब इन सब वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। पुटिंग द above value in इक्वेशन सेकंड। अच्छा, जो वीडियो हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं घबराइए नहीं। देखिए, साइंटिफिक वर्ड आप इंग्लिश में यूज़ करिए, बाकी आपका लिखने का जो तरीका है वो हिंदी में रहे। उसको सेंटेंस जैसे आप बनाते हो सब हिंदी में बनाइए, ठीक है। लेकिन जो हमारे साइंटिफिक वर्ड हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम आप इंग्लिश में लिखिए, बाकी सेंटेंस वगैरह आप हिंदी में बनाइए, ठीक है। अब जैसे देखो बहुत सिंपल इंग्लिश है। अब यहाँ पे देखो पुटिंग द एबव वैल्यू, यानी ऊपर का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में हम रखते हैं, यानी पुटिंग मतलब रखना, बहुत सिंपल सा है। तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरे बिल्कुल मत घबराएं, सभी चीज़ उनको मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। आप सीखने का प्रयास करो, ये लैंग्वेज के चक्कर में न पड़िए, आप सीखने का प्रयास करिए। अगर आप सीख लोगे तो चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो आप लिख लोगे। अगर नहीं सीखे रहोगे तो किसी भी लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें आप पुट कर दीजिए, तो क्या होगा बेटा, Kp इज इक्वल टू, ठीक है। चलो पीसी की पूरी वैल्यू, ये पीसी की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर n1 इंटू आर टी रेज टू पावर n1, ठीक है, इंटू पी डी की वैल्यू, ये देखो पूरी वैल्यू यहाँ पर रखिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर n2 इंटू आर टी पावर n2, ठीक। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ए और पार्शियल प्रेशर बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे करेंगे ना इसको, तो हो जाएगा ये कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर m1, ठीक, इंटू आर टी रेज टू पावर m1 इंटू, ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पुट करिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे कंसंट्रेशन के टर्म में, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ बी m1 इंटू आर टी की पावर m2, यहाँ हो जाएगा m2, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे आप, तो क्या आएगा, देखो Kp इज इक्वल टू, सभी अरेंज कर दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर n1, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर n2, ठीक है, इनटू, अब ये RT n1 RT n2, तो इसको ऐसे लिख सकते हो RT n1 प्लस n2, वेरी गुड। अब इसके बाद नीचे वाला आप ऐसे लिख दीजिए, ये पावर में बेटा, पावर में है, ये पावर में है, ये मैं साफ साफ लिख दूँ, थोड़ा सा जल्दीबाजी में जाता है, n1 प्लस n2, ये पावर में है, ठीक है। ऐसे नीचे वाला आइए, a रेज टू पावर m1 इंटू b रेज टू पावर m2 इंटू आर टी रेज टू पावर क्या होगा बेटा, m1 प्लस m2, ठीक है। जैसे आपने ऊपर वाले किया, क्योंकि देखो आर टी इंटू आर टी, ये तो एक ही है, बाकी पावर को जोड़ दीजिए, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अब इसको और करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा के आगे के जो प्रोसीजर हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसी को और कैसे लिख सकते हो,
Kp इक्वल टू, अच्छा मैंने मिटा दिया क्या, यहाँ पे आप देखो इक्वेशन नंबर 1 यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या था मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर ये था Kc, तो क्या था बेटा, C रेज टू पावर n1 and concentration of D raised to power n2 upon concentration of A raised to power m1 and concentration of B raised to power m2। कोई बात नहीं, इतने पूरे वैल्यू को हम क्या कहते हैं, Kc कहते हैं। तो देखो इतने पूरे वैल्यू को आप क्या लिख दो, Kc लिख दीजिए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो Kp इज इक्वल टू हो जाएगा Kc इनटू ये RT, ऊपर जाएंगे दोनों तरफ RT और RT क्या है, बराबर है, एक ही है, तो ऊपर ले जाइए तो इसके जो पावर होंगे वो माइनस में आ जाएंगे। तो RT, ठीक है, ऊपर गया n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2, क्लियर। और Kp इज इक्वल टू Kc RT पे पावर डेल्टा n, ठीक है। तो डेल्टा एन का मतलब डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का क्या होगा, ये डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शंस के किसी भी होमोजेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर ये इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। बस ये याद रखना कि डेल्टा एन बेटा यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ, यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ओके। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देख के, डिफरेंस देख के आप Kp और Kc में रिलेशनशिप बता सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा H2 गैसेस फेज में है प्लस I2 ये भी गैसेस फेज में है, और सभी के सभी जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही है। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर 2HI गैसेस फेज में। अब इसके लिए हमें Kp और Kc में रिलेशनशिप बताना है, तो पूरा डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप करो क्या, इनके डेल्टा एन की वैल्यू निकाल लो। बस डेल्टा एन की वैल्यू का मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। सपोज दैट अभी रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि हम ये जो डेरिवेशन किए हैं एट इक्विलिब्रियम पर ही किया है। तो एट इक्विलिब्रियम पर जो राइट हैंड साइड वाला है वो क्या है, प्रोडक्ट, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा बेटा वो क्या है, रिएक्टेंट। तो उसके अकॉर्डिंग आप डेल्टा एन निकाल लो। तो देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, तो नंबर ऑफ मोल कितना है, जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरफ कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 लिखा, माइनस देखो n1 प्लस n2, ये किसके लिए था, ये प्रोडक्ट के लिए था, किसके लिए, C और D क्या है, प्रोडक्ट है, और A और B क्या थे, रिएक्टेंट थे, उनके लिए m1 प्लस m2 है। तो वैसे ही इस रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अच्छा रिएक्टेंट देखो 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, तो अंडरस्टूड होता है। तो 1 मोल ये है और 1 मोल ये है, तो टोटल नंबर ऑफ डेल्टा यानी डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो गई तो इस डेल्टा की वैल्यू को इस पर रख दीजिए, तो आपको रिलेशनशिप निकाल आएगा, Kp इक्वल टू Kc RT पर पावर 0, और उसकी वैल्यू 1 होती है, सभी जानते हैं। Kp इक्वल टू Kc, देखो यहाँ पर क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल आ गई। तो मतलब जिनके लिए डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो, 0 हो, उनके लिए क्या होता है, Kp और Kc की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। अगर आपने Kc निकाल लिया तो Kp निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आपने Kp फाइंड आउट कर लिया तो Kc निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। चलिए और थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं इसको, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, इसको सीखते हैं कि कैसे कैसे ये अप्लाई होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 जरा देखिए,
सिंपल सिंपल लेके चलना है बेटा, पहले आप सीख रहे हो, जब सीख जाएंगे तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें बड़ा मजा आएगा आपको। देखो मैंने यहाँ पे लिया PCl5, ठीक है, ये भी गैसेस में है, सभी होमोजीनियस मिक्सचर है, सभी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में है और सभी गैसेस फॉर्म में है, ठीक है, तभी हम उसके एक्टिव मास वगैरह लिख सकते हैं, तभी ये रिलेशनशिप आया है। सॉलिड और लिक्विड, प्योर लिक्विड और सॉलिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट को याद रखना दिमाग में, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, जब और अच्छे से डिटेल्स में चलेगा तो वहाँ सभी चीज़ें याद रखिएगा। PCl5 गैस में है तो ये हो जाएगा PCl3, ये भी गैस में, और ये हो गया Cl2, यानी कि यहाँ पर PCl5 का डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। चलो इसके डेल्टा एन की वैल्यू बताइए, इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू बतानी है। यहाँ नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1, यहाँ भी कितने हैं 1, यानी कि इस तरफ यानी कि प्रोडक्ट की तरफ अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा 1 + 1, वेरी गुड। और रिएक्टेंट की तरफ अगर लेके चलें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो एक ही है यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी किस में आई, पॉजिटिव में है, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, 2 + 2 है, ये -1 है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव लिखो, चाहे लिखो। तो यहाँ पे आपने पढ़ा भी Kp = क्या होता है बेटा, Kc और RT पे पावर 1, तो यही हो गया इसके बीच क्या रिलेशनशिप। यानी कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू कोई पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव वैल्यू, तो Kp ऑलवेज ग्रेटर देन Kc। भाई Kc में जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिक Kp ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए डेल्टा एन की वैल्यू जिनकी पॉजिटिव हो उनके लिए Kp इज ग्रेटर देन Kc। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ मिटा देना। देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते रहिए, उसको नोट डाउन करते रहिए, बहुत ही काम का रिलेशनशिप बता रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत से एग्ज़ाम में ये आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं। देखो थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा N2 + 3H2, ये सभी गैसेस में, अगर ना भी लिखूँ तो ये सब अंडरस्टूड है और सभी कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी है, और ये हो जाएगा 2NH3, ये भी गैस फॉर्म में। चलिए इसके लिए आप हमको डेल्टा एन की वैल्यू बताइए, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे ये मान लो प्रोडक्ट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में है, तो राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बेटा, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 माइनस, यहाँ देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 + 3, ठीक है, तो कितने हो गए बेटा -2, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ -2 हो गया। तो इसके लिए अगर हम Kp और Kc का रिलेशनशिप लिखें तो Kp और Kc के बीच क्या रिलेशनशिप आएगा, Kp = Kc RT डेल्टा एन, और डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई -2, तो जाहिर सी बात है ये रिलेशनशिप बन गया -2। देख लीजिए, यानी कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू, ठीक है, डेल्टा एन की वैल्यू कोई नेगेटिव आती है, कोई नेगेटिव वैल्यू हो, या फिर डेल्टा एन की वैल्यू <0 हो, जबकि यहाँ पॉजिटिव में क्या था, डेल्टा एन की वैल्यू <0 था, तो Kp की वैल्यू ऑलवेज <Kc आएगी। देख लीजिए भाई यहाँ माइनस में है ना, -2 है, तो अब जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी Kp की। तो इस तरीके से आपने ये सीख लिया कि डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 आती है, डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए, =0 आ जाए, तो Kp = Kc। अगर डेल्टा एन की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव आ जाए या <0 आ जाए तो Kp ऑलवेज Kc। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये सब ट्रिक जो होते हैं, ये सब चीज़ें समझने में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा हेल्प मिलता है, ठीक है, बड़ा मज़ा आता है समझने सीखने में। अब यहाँ देखो, अगर Kp यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, यानी कि क्या है बेटा <0, तो Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kc से कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिलेशनशिप को बता सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने तो आपको एक छोटा सा आइडिया दिया है, अभी पूरी पिक्चर, पूरी कहानी हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग बस मेरे ज्ञान को लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, ताकि ये सब चीज़ें सीख कर लोग अपना कैरियर अच्छे से बना सकें। वरना बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, उनकी आप हेल्प करिए।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे किसी और भी अच्छे टॉपिक के साथ। बाकी डिटेल्स में आप प्ले लिस्ट में जाइए और अपने हिसाब से जो भी आपका कंटेंट है उसको देखिए, पूरा डिटेल्स में है, पूरे नोट्स बनाइए और अच्छे से आप उसको केमिस्ट्री को सीखिए और सिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।